सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हमें पता है कि त्रिमासिक एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आपके लव भैया और आपके लव सर लेके आ गए एक बहुत बेहतरीन सीरीज कंप्लीट साइंस की। अगर मैं इसके फर्स्ट लेक्चर की बात करूं, त्रिमासिक लेक्चर की, तो मैंने टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको झमाझम करके समझ में आ गया होगा। और आज के लेक्चर में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट्स भी कवर करवाने वाला हूं। आपका स्वागत मैं करता हूं इस त्रिमासिक एग्जाम बूस्टर सीरीज में। तो भैया कैसे हो आप लोग। सबसे पहले डिजिटली अटेंडेंस मारना मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मेरे बच्चे हो तो आपको पता है पहले मैं डिजिटली अटेंडेंस मरवाता हूं। तो सबसे पहले कैसे मारना अटेंडेंस, सेशन को लाइक करके मारना है। और जैसे ही सेशन कंप्लीट हो जाए, पूरी देख लो 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यकीन मानो भैया, ये जो आज की लेक्चर होने वाली है आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सॉल्यूशंस को छाप कर लाया हूं, खुद से हाथों से लिखूंगा ताकि सब चीज बहुत क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे ट्रू फॉल्स मैचिंग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपके लव भैया लेकर आ गए मेरे प्यारे चैंपियंस। तो बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, कमजोर होती है उसकी सोच। अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। मेहनत करेंगे ऊपर उठाएंगे, मेहनत करेंगे ऊपर उठाएंगे, सिर झुका के मेहनत करेंगे, तब तक मेहनत करेंगे जब तक ये सिर खुद ना ऊपर हो जाए, खुद से ऊपर ना हो जाए। तो अपने जोश को पूरा हाई रखना है, अपने हिम्मत को पूरा तगड़ा रखना भैया कि अरे मैं जीतेगा। ये सोच के साथ, इस होश के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं, किसी भी लेक्चर में जाऊं, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। आप आज कहीं भी हो, आप इस लेवल पर हो, मेहनत करना स्टार्ट करो, यहां पहुंचोगे। मेहनत करना स्टार्ट करो, दोबारा यहां पहुंचोगे। मेहनत करना स्टार्ट करो, हो सकता है और नीचे जाओ। मेहनत करना स्टार्ट करो, एक टाइम आएगा बूम होगा और डायरेक्ट यहां से यहां जंप करोगे। यही है जिंदगी। किसी की जिंदगी मेहनत करने से ऐसे नहीं जाती, इस बात को समझो। अभी आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, लेकिन बड़े हो गए तो आपको समझ में आएगा कि अब आपके जो लव सर है वो सही बोल रहे थे कि पहले मेहनत करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, फिर हो सकता है नीचे गिर जाए, बट हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है पूरे हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ। अरे कौन नहीं गिरता है इस पूरे जिंदगी में, हर कोई गिरता है। पर खूबसूरत बात यही है कि जिंदगी में हम लोग हमेशा गिर के ही सीखते हैं, और गिरना किसी को पसंद नहीं। अगर वो गिरना पसंद हो जाए तुम्हें, तो क्या क्या जवाब हो इस जिंदगी की, क्या जवाब होगी इस जिंदगी की, क्या लाजवाब चीजें होंगी जिंदगी में। हाँ जी, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मोटिवेट इसलिए करते रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं आता। जिंदगी जीने के लिए, हिम्मत रखने के लिए एक अच्छे टीचर की जरूरत हमेशा होती है, जो आपको जिंदगी भी सिखाए, आपको मोरल वैल्यू भी दे और एक अच्छा कंटेंट भी दे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रहा ये, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिजिकल चेंज। इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है। अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूं तो यहां पे क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन। बात तो सही है सर, यहां पर होता है ऑक्साइड फॉर्मेशन। अगर कोई ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रही है दैट मींस इट इज अ केमिकल चेंज। तो ये तो केमिकल चेंज है। ओके सर जी, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, यहां रिलीज होता है, रिलीज ऑफ गैसेस, तो कुछ नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर डाइजेशन ऑफ फूड में बोलूं तो यहां भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर मैं मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूं तो ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर ये भैया आइस का फॉर्मूला H2O है तो ये पिघल भी जाएगा तो H2O ही रहेगा। तो दिस इज अ फिजिकल चेंज एंड ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बात समझ में आई सर, बात समझ में आई, बोलो खूबसूरत बेहतरीन। सेशन को लास्ट तक आपको देखना है, ये अपने आप को प्रॉमिस करना है कि लास्ट तक जुड़े रहेंगे। मेरी एक बात को ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी सबसे पावरफुल होता है। जो इंसान कंसिस्टेंट होता है ना, वो एक ना एक टाइम जरूर जीतता है।
हो सकता है कि एक इंसान बहुत मेहनत करता हो, कम कंसिस्टेंट हो, एक इंसान थोड़ा थोड़ा पढ़ता हो बट कंसिस्टेंट हो, वो जीत जाएगा। हिम्मत रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, डेली छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, वो बड़े स्टेप्स में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट देगा। मेरे प्यारे बच्चों, एज अ टीचर मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे वो एक अच्छा कंटेंट हो, चाहे अच्छी मोरल वैल्यूज हो, चाहे एक अच्छा डिसिप्लिन हो, चाहे अच्छी जिंदगी हो, सब कुछ सिखाऊंगा। बट वो आपको इंप्लीमेंट करना होगा लाइफ में। इंप्लीमेंट करोगे तभी जाके आपकी जिंदगी बेहतर होगी। इस बात को समझिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, आपको सिर्फ समझा सकता है, बट यू आर अल्टीमेट टू योरसेल्फ। जब तक उस चीज को तुम अपने आप में नहीं लाओगे, आप नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। बट मुझे पता है कि आप सभी बहुत प्यारे बच्चे और बहुत अच्छे बच्चे और लव सर की बात मानोगे। हिम्मत रखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए और खूब तरक्की कीजिए। ठीक है, चलो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, अरे भैया ये कौन नहीं जानता है केल्विन। इसको दिखाते कैसे हैं कि दिस इज द ओनली यूनिट ऑफ टेम्परेचर जहां पे डिग्री नहीं लगाते हैं। नहीं तो अगर सेंटीग्रेड लिखते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, ऐसे फ़ारेनहाइट लिखते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, ये तो सर बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होता है। अरे सर जी, ओहो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मुझे पता है कि ये सबको पता होगा। क्या है क्वेश्चन, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम इन, जब पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, मैटर का क्वेश्चन है, पार्टिकल के बीच में, वो मैक्सिमम किस में होता है, बोलोगे सर गैसेस में होता है सर जी। और सबसे कम किस में होता है जी, बताइए। सबसे कम होता है इसमें, मिनिमम होता है। टाइटली पैक्ड होते हैं यहां के पार्टिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, जहां पे कंपोनेंट्स जो हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बताया था मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा, ध्यान से समझिए, एयर के बारे में, तो यहां यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जहां पे नाइट्रोजन भी होता है, जहां पे AO2 भी होता है, और वैराइंग परसेंटेज ऑफ गैसेस होते हैं। तो एयर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं हेट्रोजीनियस ब्रास की बात करूं तो ये एक एलॉय है। ये एलॉय किसका है भैया, कॉपर जिंक का है। एलॉय किसका भैया, कॉपर जिंक का है। अगर ये कॉपर जिंक का है भैया एलॉय, तो ये तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। एलॉय जो होता है उसमें दिखेगा ही नहीं कहां कॉपर है कहां जिंक है, जो भी हो, तो ये भी नहीं होगा। मिल्क थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है। मिल्क को हम लोग हेट्रोजीनियस भी लेके चलते हैं और कहीं कहीं होमोजीनियस भी लेके चलते हैं, तो ये तो डाउटफुल है। अगर सॉइल की बात करें तो ये हेट्रोजीनियस है, दिस इज श्योर। मिट्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है भैया। मिट्टी तुम लोगे, अरे सॉइल लोगे, उसमें छोटा छोटा जो कण मिला होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले होते हैं, वो साफ साफ तुमको दिखाई देंगे अलग अलग। तो ये हेट्रोजीनियस है। मिल्क भी हेट्रोजीनियस होता है जब उसको एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन देखते हैं, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल जब देखते हैं, तो ये भी हेट्रोजीनियस है। लेकिन अगर सबसे सही उत्तर बोलोगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉइल होगा। अरे बोलो सर क्या समझाया है। सर के लिए तालियां, सर के लिए एक लाइक। बढ़ते हैं आगे। ओ बच्चे, हार नहीं मानना मेरे टुन्नू मुन्नू सुन्नू, हार नहीं मानना। जरा देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग। फिल्ट्रेशन जो है, जो मेथड है, वो किसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ओहो, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं सॉलिड को लिक्विड से रिमूव करने के लिए। जैसे मान लो कि अगर एक लिक्विड में सॉलिड हो, जैसे चाय हो, चाय में चाय पत्ती डालते हो तो वो सॉलिड होता है। उसको जब पीने जाते हो तो फिल्टर करते हो ना जी बना के, क्या इससे पी लेते हो खटाक से, नहीं।
उस लोग को इंतजार ही नहीं होता होगा, इससे हम चाय पत्ती के साथ खटाक चाय घपत लेते होंगे, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। तो उसमें होता क्या है, चाय पत्ती होती है सॉलिड, तुम्हारी चाय जो लिक्विड बनी होती है उससे सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बराबर सर, बढ़ते हैं आगे। द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो भैया कितने बार क्वेश्चन सर भी आपको क्लास में करवा चुके होंगे, मैं भी करवा दिया हूं। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अच्छा, बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर जी आप पेड बैच में नहीं पढ़ाते हैं, तो यहां काहे पढ़ाते हैं सर? अबे पढ़ ले, चाहे पेड बैच पे पढ़ाऊं चाहे यूट्यूब पे पढ़ाऊं, पढ़ना तो है ना। नहीं नहीं, हम तो नहीं पढ़ेंगे, पैसा दिए हैं तो वहां पढ़ेंगे, यूट्यूब पे थोड़ी पढ़ेंगे। अरे हम भी टीचर, कोई और भी टीचर, सब कोई उतना ही एफर्ट डाल रहा है, आप पढ़िए ना। आप गुठली क्यों गिनने लगते हैं? आएंगे हम भी कभी पेड बैच में, ऐसा थोड़ी है जी। तुम लोग को बस एक्सक्यूज चाहिए, EXCUSE, एक्सक्यूज चाहिए कि भैया कैसे भी ना पढ़े। हाँ, उससे कुछ होगा जी, तुम्हारा ना लॉस होगा। हाँ, मेहनत कीजिए जी, मेहनत, ठीक है। हाँ, ये सब मत देखा कीजिए। कंटेंट में कोई कमी हो तो बोलिए, कंटेंट में कभी कोई कमी नहीं होगी। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? भैया बहुत फेमस क्वेश्चन है। एटीपी कहां बनता है, जल्दी बताइए। एटीपी कहां बनता है, जल्दी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, 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 यहां पर एटीपी सिंथेसिस होती है, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसलिए हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन? मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है भैया? टेंडन करता है जी, टेंडन करता है जी। तो लिगामेंट और कार्टिलेज क्या करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और जाइलम की बात करें तो जाइलम तो भैया जी प्लांट में होता है, यहाँ मसल, प्लांट में मसल बोन नहीं होता। तो भैया वैसे ही जाइलम ऑप्शन नंबर डी तो कट गया। अगर मैं बात करूं लिगामेंट और कार्टिलेज की तो कमेंट सेक्शन में बताओगे ये क्या करता है। चलो भैया, टेंडन होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ए जी ओ जी, जल्दी बताओ जी क्या होगा आंसर? ये तो हर कोई जानता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्लोरोफिल। द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वो ग्रीन पिगमेंट बताइए जो कि हेल्प करता है भैया फोटोसिंथेसिस में। कौन है भैया? क्लोरोफिल है, बिल्कुल सही बात। आगे, जाइलम ट्रांसपोर्ट, जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है भैया? वाटर को करता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स। और फूड को कौन करता है भैया? फ्लोम करता है, फ्लोम करता है। क्या बात समझ में आई है? बोलोगे हाँ सर, बातें समझ में आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोम क्या करता है? फूड करता है। चलो आगे। द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या जी? ए जी ओ जी, हमको सुनो जी, महिमन मोजी, 1 2 का 4, 3 2 का 1, माय नेम इज लखन। देखो, अगर ये तुम्हारे पास टाइम ग्राफ है और ये है तुम्हारे पास डिस्टेंस ग्राफ, बात तो सही है। और मान लो तुम्हारे पास क्या हुआ, कुछ इस तरीके से ग्राफ है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करूं, ध्यान से समझिए, डिस्टेंस टाइम, तो मैं बोलूंगा स्लोप मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो tan थीटा जो होता है वो स्लोप होता है। अब बच्चा क्या मारे, ध्यान से समझिएगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होगा तो ये देगा तुम्हारे पास स्पीड, ये वैल्यू जो भी आएगी स्पीड मिलेगी। लेकिन अगर यहां पे बोल देता कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है तो भैया तुम्हारे पास जो आंसर होता वो क्या बोलते? वेलोसिटी। ध्यान से समझिए, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुमसे पूछा हुआ है तो स्पीड होगा स्लोप, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी होता। तो अभी आंसर क्या होगा तुम्हारे पास बताओ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब स्पीड। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। कॉन्सेप्ट सीखते जाइए भैया, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट एक बार आप रिवाइज करके चल जाओगे, ये लेक्चर और इससे पहले जो करवाया था, तुम बोलोगे वाह वाह राम जी क्या क्वेश्चंस करवाए हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सर जी इतना मेहनत कर रहे हैं,
अब कुछ बच्चे सोच ही लेते नहीं हम तो नहीं पढ़ेंगे, 2 मैराथन करवा दिए लेकिन लाइव नहीं आया रिकॉर्डेड में, हम तो लाइव में पढ़ते हैं और लाइव में पढ़ेंगे नहीं एकदम खूब चटियाएंगे एकदम खतरनाक। किसी की इंस्टाग्राम आईडी मांगेंगे कि तो किसी से पूछेंगे कहां से हो जी, कोई बोलेगा एमपी से, तो कोई बोले हम राजस्थान से, तो गुजरात से, तो अरे हम तो दार्जिलिंग से, तो हम तो यहाँ से, अरे हम तो यूएसए से। यही करते हो और तो लाइव में पढ़ते हैं। अरे रिकॉर्डेड सबसे अच्छा होता है जी पढ़ने का, तुमको तो एक्सक्यूज चाहिए। हाँ फ्री का तो माल है, टीचर आया है खा पी के बकबक कर रहा है, हम काहे पढ़े। पेड बैच में होगा तो हाँ पैसा दिए हैं, पैसा पढ़ना तो होगा, थोड़ा सीरियस हो जाओ जी। नहीं तो जिंदगी अभी पता चला कि ठेला वाला पे बैठे हुए हो कुछ बेच रहे हो आज से 9-10 साल बाद, और हम ही आ रहे हैं खाने के लिए, बोले अरे ये तो इसको तो पढ़ाए थे जी। बोलोगे नहीं हम तो दिखते थोड़ी हैं, हम तो कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं राजा जी का दुल्हन नाम का आईडी बनाते हैं, गेमिंग फॉर एवर, तो कैसे पहचानेंगे। चलो यही तक तो पॉजिटिव तो हम बच जाएंगे। खैर एक्सेलरेशन इज, बहुत मारेंगे जी घुलटा घुलटा के। अच्छा है कि डिजिटली पढ़ रहे हो, पढ़ाई कीजिए। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, तुम्हारे पास क्या होगा भैया एक्सेलरेशन, ये क्या होता है भैया dv by dt, एक्सेलरेशन। ठीक है आगे, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है उसका मतलब होता है इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब यह हुआ कि ये हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगले घंटे में कितना करेगा, 50 किलोमीटर करेगा। अगले घंटे में कितना करेगा, 50 किलोमीटर करेगा। अगले घंटे में कितना करेगा, 50 किलोमीटर करेगा। ओ भैया, तो इक्वल इंटरवल्स में भैया क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। चलिए, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, मैथमेटिकल इक्वेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। बहुत सही, आगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ओहो, अरे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो पड़ा रहना चाहता है जब तक थकाक से ना मारो, और अगर कोई भी चीज चल रहा है तो चलते रहना चाहता है जब तक उसको रोको नहीं। क्या बोलते हैं उस टेंडेंसी को, इनर्शिया बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्या बोलते हैं भैया, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं भैया, लॉ ऑफ इनर्शिया। चले आगे बढ़े। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस यूनिट बताइए, ये होता है डाइन। डाइन, हाँ डाइन, वो वाला डाइन नहीं जी, फिजिक्स है ये, फिजिक्स। ठीक है बच्चा, फिजिक्स है। हाँ, और मुझे बताइए कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, होता है 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। कंटेंट पे डाउट मत कीजिएगा, आपके लब सर, आपके लब भैया एलकेजी से क्लास 10 तक गिन के उंगलियों पे 2 से 3 बार बस सेकंड आए हैं, नहीं तो हमेशा मैं अपने स्कूल में टॉपर ही रहा। कंटेंट पे डाउट मत करना बस, चाहे तुम 9th में हो चाहे 10th में हो, मैं कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगा, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, कहीं ना कहीं दिख जाऊंगा फिजिक्स पढ़ाते हुए। पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूं, बट क्या आप मेरे साथ हो, सोचना और बताना। जिस दिन आप मेरे साथ हो गए, मेरे दोनों हाथ जिंदा हो जाएंगे। अभी तो एक हाथ से लिखता हूं, लगेगा कि ये भी हाथ चल रहा है, और ये हाथ तुम हो, आप हो।
मैं चाहता हूं कि इन दोनों हाथों के साथ मैं एक टीचर बनूं और मेरा दूसरा हाथ आप हो। यू आर माई एनर्जी, आप हो तभी मैं पढ़ा पा रहा हूं, आप नहीं तो मैं कहां। आई एम नोवेयर। आप ही हमें बनाते हो और हम ही आपको बनाते हैं, दोनों मिलके एक बनते हैं। देयर इज नो सिंगल एग्जिस्टेंस। हम दोनों का कनेक्शन यहां से है। इतनी खूबसूरत बात है ना कि स्क्रीन के उस पार तुम हो तब भी फील कर पाते हो कि सर हमारे साथ है। और ज्यादा फील कर पाओगे जब 9th से 10th में जाओगे। 10th में तो मैं तुम्हें मिलूंगा, बट स्टिल 10th से 11th में जाओगे, पता चला कि तुम कॉमर्स ले लिए, बट स्टिल वो बॉन्ड रह जाएगा, वो मेमोरीज रह जाएंगी। एक अच्छी मेमोरीज के साथ साथ लाइफ को डील करना है, लीड करना है, तो आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो सर जी आगे पढ़ाइए पढ़ाइए, बीच में बहुत ज्ञान देते हैं। आइए, विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं भैया? राइबोसोम तो होगा नहीं क्योंकि वहां पे तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियस, ओहो, न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं जी, जल्दी बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं भैया? किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? किचन, जहां पे खाना बनता है। चलिए, न्यूक्लियस हो गया। विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी? फैट जो स्टोर करता है, दिस इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज। कार्टिलेज, बोन और लिगामेंट क्या करते हैं? ये तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है भैया, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है? फैट जमा होता है। क्या जमा होता है? फैट जमा होता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। क्यों? क्योंकि वो जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है, बाहर से अंदर सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही क्या करता है? परमिट करता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है सर, बात तो सही है। आगे, ये है ट्रू फॉल्स। आइए, अब मौका आ गया है कि अब बताइए कि ट्रू लव है कि फॉल्स लव। चलिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, बिल्कुल सही बात है। सॉलिड्स में कम मूवमेंट है, लिक्विड में उससे ज्यादा है, गैसेस में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैटर के पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं। दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। एयर इज अ कंपाउंड। अरे भैया, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है, एयर इज अ मिक्सचर। तो मैं बोलूंगा दिस इज फॉल्स। तो सही क्या है? एयर इज अ मिक्सचर। आगे ये देखिए, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस। बिल्कुल, गैसेस में रैंडम मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है गैसेस में। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, अभी अभी बताया, बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल, बिल्कुल गलत बात है भैया, इसको पावर हाउस बोलते हैं। दिस इज फॉल्स। ये क्या होगा? पावर हाउस। तो किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? प्लास्टिड बोल लो, क्लोरोप्लास्ट बोल लो, दोनों बोल लो, दोनों सही उत्तर है। किचन किसको बोलेंगे? किचन ऑफ द सेल क्या बोलूंगा भैया? प्लास्टिड्स या फिर क्लोरोप्लास्ट। जो बोलता हूं, जो लिखता हूं, दोनों के बेसिस पे नोट्स बनाइएगा। एक टीचर जो है, जो सिर्फ लिखता है, अगर तुम उसके बेसिस पे नोट्स बनाते हो तो बहुत कुछ छूट जाएगा।
जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं खुद से लिख रहा हूं, जो लिखा हुआ है, सबके बेसिस पे नोट्स बनाइए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। दीज आर द बेस्ट नोट्स। लोग पीडीएफ से नोट्स बनाते हैं, अरे भैया जो खुद के हाथों से आप नोट्स बनाते हो उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लोग 10 जगह से नोट छाप लेते हैं और यहां से भी देख लेते हैं, वहां से भी देख लेते हैं, वहां से भी, यहां से। अबे कुछ काम नहीं आएगा, लास्ट में वही काम आएगा जो खुद से खुद के लिए बनाओगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। फ्लोम ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स। फ्लोम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स। आगे, स्पीड हैज डायरेक्शन, वेलोसिटी डज नॉट। अरे भांगे पे लिए हो क्या जी? स्पीड हैज डायरेक्शन, वेलोसिटी डू नॉट, ऐसा थोड़ी है। स्पीड हैज डायरेक्शन, वेलोसिटी डज नॉट, उल्टा लिखा हुआ है जी। हाँ, यहां पे ये इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन होता है वेलोसिटी के पास, और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो लिखा है वेलोसिटी के पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। क्या बात समझ में आई है? बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो। क्या हुआ जी? कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता हो? कैसे हो सकता है? रुको अभी बताता हूं। देखो भाई, मान लो कि तू यहां पे खड़ा है पॉइंट ए पे, और आप यहां से यहां पॉइंट बी पे जाते हो, बात तो सही है। अगर मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, मान लो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। आप ए से बी जाते हो, ए से बी गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना? +5। बी से दोबारा ए आए तो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो तो -5, तो 0 किलोमीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम ए से बी गए, बी से ए आए, उसी पॉइंट पर आ गए, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0। ऐसा थोड़ी है भैया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लिखा है कैन नेवर बी 0, तो मैं क्या बोलूंगा? भैया ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0, दिस इज फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0, दिस इज फॉल्स। ये, एक मिनट, फॉल्स, 0 हो सकता है। ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, ये बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। आगे बढ़े। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। एक मैटर में कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है ये। तो मैं बोलूंगा ये होता है एक वेक्टर। वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। क्या भैया? दिस इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। आगे, ओहो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन तो हम लेकर आए हैं जी। तुमको क्या लगता है छोड़ देंगे ऐसे ही? नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लाए हैं और खूब बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, चलिए मैच करना है। उधर सेल है, इधर टिश्यूज है। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को अभी अभी बताया भैया, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। ये ए का ए होगा। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, बी होगा। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, सी होगा। फ्लोम डी। अरे बिंगो, ये तो बिंगो हो गया जी। बिंगो खेले हो कभी? हमारे टाइम पे एक बहुत अच्छा गेम होता था बिंगो। हाँ, ऐसा कभी होता नहीं, इधर उधर मैच होता है, लेकिन ये तो डायरेक्ट मैच कर गया। बिंगो क्या होता है सर जी, थोड़ा समझाइए। पढ़ने उड़ने से थोड़ी मतलब है। हाँ, बिंगो ही खेल लेंगे। अरे कुछ ऐसे होता है जी, देखिए। ओहो ओहो ओहो, 1 2 3 पर, हाँ, और यहाँ 1 से 25 तक नंबर होता था। ऐसा कुछ गेम याद आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं याद आ रहा है। हम तो जेन जेड हैं। जेन जेड होने का अलग ही घमंड है एकदम। जेन जेड, पता नहीं क्या ही 30 मार खान मतलब बन गए। बच्चों से पूछो तो सर जेन जेड है सर,
पता नहीं क्या ही तीर मार लिए हो जी। करना धरना तो कुछ है नहीं, वैसे भी बोलते हो कि जेन जेड है। अरे कुछ कबाड़ो जिंदगी में तब बोलना कि जेन जेड है। हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, मुंह बना लोगे पर जाके कमेंट सेक्शन में नहीं 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 सर तो अच्छे नहीं है। अरे जो सच है वही बोल रहे हैं, कुछ करोगे तब ना तुम्हारा नाम होगा, कि ऐसे ही नाम हो जाएगा। हाँ बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत कीजिए। जेन जेड है, जेन जेड स्वैग नहीं होगा, कुछ बन जाओगे वो स्वैग होगा, ठीक है। हाँ चलिए मैच द कॉलम ये हो गया, बढ़ते हैं आगे। आइए इस पे खुद से मैच कीजिए पहले, ये नहीं कि मेरा वेट कीजिए पहले कि सर तो है ये है बताने के लिए। अरे सर है बताने के लिए, सर बताएंगे भी, बट पहले खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप क्या देता है, अभी अभी मैंने बताया स्पीड, देखो ए होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सीलरेशन, बी होगा। फोर्स इंटू नहीं होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ, बिल्कुल सही बात है। इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है। अरे बिंगो 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 बिंगो, यस ठीक है, मस्त एकदम। क्यों? हाँ जिंदगी का स्वाद तो तुमको आ ही जाता होगा। अभी देखिए एकदम मस्त ऐसे करके बैठे होंगे। हाँ ये होगा तुम्हारा कोई तो बेड, वैसे भी डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से है कि एकदम नोबेल प्राइज मिल जाएगा। जरा देखिएगा यहाँ तो आराम से बेड होगा और ऐसे करके बैठे होगे। हाँ एकदम टुकटुकिया जैसा आंख है तुम्हारा, अरे गजब खतरनाक। एक ही आंख बनाया सर जी, दूसरा दिख नहीं रहा है। हाँ इतना तो IQ है ही, ठीक है। हाँ मस्त एकदम मोबाइल लेके फीडिंग फीडिंग ऐसे देख रहे हैं, ये है तुम्हारा मोबाइल फोन मस्त। आईफोन से नीचे तो होगा नहीं, जेनजेड बोलते हो खुद को, जेनजेड वाले हैं आईफोन। हाँ अब ऐसे कपार में लेके देख रहे हो, अरे क्या बता रहे हैं, त्रिमासिक एग्जाम अभी ये आना था, ये देख रहे हो एकदम खतरनाक। उधर यहाँ भी पापा बैठे हुए हैं, यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं एकदम मस्त खड़े हैं, तुमको देख रहे हैं। मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, आह पढ़ रहा है जी, अब लग रहा है इस बार टॉफी करेगा, सुन रही हैं, कब करेगा तो मन लगा कि पढ़ रहा है। अब पापा जी सोचे कि चलिए थोड़ा मार्केट से आते हैं, बेटा बेटा तुम पढ़ो, मार्केट से हम आते हैं। अब तुम क्या सोचे, अरे पापा जी तो गए पढ़ तो लिए, अभी 10-15 मिनट पढ़वे कि बहुत पढ़ लिए, इतना भी नहीं पढ़ते थे, ये तो अचीवमेंट हुआ ना जी। हाँ तो अब सोचे अरे मोबाइल हटाओ, मोबाइल में लेक्चर वेक्चर चल रहा था, इसको स्किप कर दिए। उसके बाद फिर सोचे अरे चलो कुछ गेम वूम खेला जाए, डोरेमोन देख लिया जाए। हाँ फिर चेंज करके देख रहे हैं, पापा गए वहां पे एकदम मार्केट में। अरे आपका बच्चा पढ़ रहा है जी, त्रिमासिक पेपर आ गया है, एग्जाम आ गया, पढ़ रहा है कि नहीं? नहीं 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 पढ़ रहा। अरे हमारा बेटा तो पढ़ रहा है जी, अभी भी पढ़ रहा था, मार्केट आया, जाते हैं कुछ सेब वोब खरीद लेते हैं। हाँ तो इधर बेटा तो एकदम गेम वम खेल रहा है। ऐसा ना कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। हाँ जी तो मेहनत कीजिए, कुछ ला के दोगे उनको तो तुम्हारी भी जिंदगी बनेगी, वो तो खुश होंगे ही। मेहनत करके दिखाइए अपने पेरेंट्स को, ठीक है। हाँ तो खतरनाक स्टाइल में दिखाई दिया हूं मैं तुमको, तो ये सब मत कीजिएगा। हाँ चलो आइए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहले तो मैटर होता क्या है वो एक्सप्लेन करना है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ऐसी कोई भी चीज जो जगह लेती हो और जिसके पास मास हो उसको क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैं क्या बोलूंगा तुमसे कि लिखेंगे क्या, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसको प्यार, मोहब्बत और प्रेम से क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। सबसे पहली चीज, लगातार वो मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग।
लिख के एक एक चीज बता रहा हूं, छाप के सॉल्यूशन मैं भी ला सकता था, लेकिन जो चीज लिख के सिखाई जा सकती है वो कभी छाप के नहीं सिखाई जा सकती। इसका इंपॉर्टेंस समझिए। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि हाँ छाप के ले आऊं तो उससे कुछ नहीं होगा, तुम पढ़ोगे भी नहीं। चलो दूसरा, कॉन्टिन्यूसली मूव तो कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेसेस भी मौजूद हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, इंटर पार्टिकल स्पेस इज प्रेजेंट। और ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत टीनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। ये बहुत टीनी है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मैं क्या बोलूंगा, चौथा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए बांध के रखे हुए हैं खुद को, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो तुम क्या सोच रहे हो, कैलीग्राफी का जो होता था ना एग्जाम, कैलीग्राफी का, हाँ उसमें टॉप किए हैं जी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिम्मत सोचिए कि अभी डायग्राम तो एकदम गोबर जैसा हो गया है, मुझे गोबर से भी खराब सोचते होगे, टॉपर रहे हैं कैलीग्राफी में, हिम्मत सोचिएगा, चाहे इंग्लिश कैलीग्राफी चाहे हिंदी कैलीग्राफी क्या होता है, ये तो हट के पढ़ा रहे हैं। अबे राइटिंग कंपटीशन कि कितना सुंदर सुंदर लिखा जाएगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में टॉप किए थे, हाँ तो वो तो अभी तो बुढ़ा गए हैं, तो भाई ये सब मतलब ऐसा ऐसा हो गया है, क्या बोले, अभी बुढ़ा नहीं गया हूँ, अभी 27 साल का ही हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ाई से मतलब रखिए, राइटिंग खराब है हमारे मास्टर की, अबे समझ में आ रहा है ना, पढ़ाई कर पढ़ाई, नहीं नहीं राइटिंग खराब है कैसे पढ़ लेंगे, एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, ले आता हूँ छपवा के, उससे सुंदर क्या होगा। जिसको नहीं पढ़ना होगा यही करेगा, राइटिंग खराब है हमारे मास्टर की, अबे ठीक है राइटिंग बहुत सुंदर है, और मास्टरों की देखिए सुसाइड कर लेंगे, हाँ बहुत सुंदर है जी, पढ़ाई कीजिए पढ़ाई, कॉन्सेप्ट समझिए, कंटेंट समझिए और मेहनत कीजिए। हाँ जी पढ़ेंगे, ठीक है आज से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मास्टर को। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन विद एग्जांपल्स। अभी तक तुमको ये समझ में आ ही गया होगा कि इवापोरेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इवापोरेशन का डेफिनेशन भी बताया था, मैंने आपको फैक्टर्स भी बताया था कि कौन कौन से फैक्टर्स इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, इवापोरेशन होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। इट इज अ प्रोसेस in which liquid convert into vapor, liquid convert into vapor at a temperature below boiling point, at a temperature below boiling point। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे अगर कोई भी टेम्परेचर लो और अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, उसको हम लोग बहुत ही प्यार मोहब्बत और प्रेम से एकदम खतरनाक तरीके से हम लोग क्या बोल देंगे कि वो जो प्रोसेस है दैट इज इवापोरेशन। एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। स्वेटिंग, स्वेटिंग इन समर, अरे भैया पसीना जो होता है इवापोरेट होता है, वो स्वेटिंग है वो ठंडा ठंडा लगता है सर जी, कैसे होता क्या है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं आपके सरफेस पे, आपके बॉडी से हीट लेके उड़ जाते हैं। लिया कहां से हीट, अंदर से, अगर गर्मी को ऑब्जर्व करके निकल गए तो शरीर तो ठंडी हो गई। हाँ जी, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, वेट क्लॉथ्स, जो भीगे कपड़े होते हैं उसको जाके बिछाते हो ताकि वो सूख जाए, इवापोरेशन की वजह से होता है। तीसरा,
कोल्ड वाटर इन अर्थन पॉट्स, एग्जाम्पल बस बताना है, समझे। कोल्ड वाटर इन अर्थन पॉट्स, जो तुम्हारे पास घड़ा होता है उसमें ठंडा पानी हो जाता है इवापोरेशन की वजह से। क्यों होता है बताओ बेटा, पूछा जाता है जी, हैं बताइए, पढ़ाए हैं, बताइए। अरे अर्थन पॉट्स जो होते हैं, जो घड़ा होता है, घड़ा में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता। अब छोटे छोटे पोर्स के थ्रू में घड़ा का पानी बाहर आ जाता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अब वो क्या करता है, वो जो मिट्टी है उससे और खुद जो अंदर वाटर उससे हीट लेता है और उड़ जाता है। तो पानी का हीट तो ले गया वो, तो वो पानी ठंडा हो जाता है। क्या बात समझ में आई है? बोलोगे हाँ। अगर एक्सप्लेन करने को आएगा तो एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। दीज आर एग्जाम्पल्स। 2 नंबर पक्की। चलो देखिए क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में तुमको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये मैंने कल भी करवाया था, बट ठीक है फिर से करवा देता हूं। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। ये आपका इंतजार था। चलो बोल 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 बोल, जरा बोल। सॉलिड में पहले क्या लिखो, जल्दी बोल। इनके पास फिक्स्ड शेप होता है, इसके पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में रखोगे वही शेप हो जाएगा, नो फिक्स शेप। शेप जो है शेप एज ऑफ कंटेनर। गैसेस में कोई फिक्स शेप नहीं भैया। अगर वॉल्यूम की बात करें तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का भी फिक्स वॉल्यूम होता है। 1 लीटर दूध है तो चाहे कपार पे रख लो, चाहे बोतल में रख लो, चाहे बाल्टी में रख लो, 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाएगा। लेकिन गैसेस जो होते हैं फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। यहां पे रख दो, बोतल में रख दो तो उतनी वॉल्यूम हो जाएगी, रूम में रख दो तो उतनी वॉल्यूम हो जाएगी, उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो मैं बोलूंगा नो फिक्स वॉल्यूम। अच्छा जी, इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस, अगर थोड़ा इसके बीच के लिए मैं बात करूं तो सॉलिड्स में क्या होता है, मिनिमम होता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है, मोर देन सॉलिड्स। यस सर। आइए चौथे पॉइंट पे, चौथा पॉइंट में कॉम्प्रेसिबिलिटी दिखा देता हूं। कॉम्प्रेसिबिलिटी, दबाया कितना जा सकता है। तो दबाया कितना जा सकता है तुमको वो बताना है। सॉलिड्स को बहुत कम दबाया जा सकता है, लिस्ट कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल गैसेस, हाईली कंप्रेसिबल। और अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो जो लिक्विड्स होते हैं भैया वो सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। एक एक चीज लिख के बता रहा हूं जी, हाँ अच्छे से लिखिएगा। तुम्हारे सर जी टॉपर रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे। टॉपर, टॉपर के जो नोट्स चाहिए होते हैं ना, हाँ वही नोट्स है जी। टॉपर तुम बोलते होगे, मैं टॉपर बोलता हूं, टॉपर। चलो, व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, गिव एग्जांपल्स। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मैटर का एक काइंड है जिसमें कि सिर्फ 1 टाइप ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ काइंड ऑफ मैटर
इन विच, क्या इन विच ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट, सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट हो। एग्जांपल्स के साथ बताना है। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल के तौर पे पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स, दोनों क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस है। इसका एग्जांपल दे दे, सल्फर, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल दे देते हैं H2O, H2SO4, CH4, एक्सेट्रा। क्या बात समझ में आई है? बोलोगे हाँ सर, बात समझ में बराबर बराबर आ गई है। चलो, डिफाइन मिक्सचर, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या बोलूंगा? मिक्सचर जो है इट इज अ काइंड ऑफ मैटर in which it is a kind of matter in which two or more types of particles are present. डिफ्रेंशिएट करना है होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में। ये दो टाइप्स होते हैं इसके, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और क्या? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर, होमोजीनियस एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। A mixture in which components are uniformly distributed. Example, salt solution. सॉल्ट सॉल्यूशन में देखोगे दिखेगा नहीं कि नमक घोलने के बाद नमक गया कहां, लेकिन अगर सैंड को मिला दो और आयरन नेल्स मिला दो, सैंड अलग दिखाई देगा, बालू, और आयरन नेल्स, लोहे के जो नेल्स होते हैं वो अलग दिखाई देंगे। दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वहां कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अ मिक्सचर इन विच components are not uniformly distributed. ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल, सैंड प्लस आयरन नेल्स, मिक्सचर। ओहो, इतना लिख दिया तो भैया 2-3 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। एकदम टू द पॉइंट कॉन्टेंट लिखिए, मास्टर को भी समझ में आया कि ये बच्चा जो है वो मेहनत करके आया है, ये बच्चा जो है वो मेहनत करके आया है। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाए जी। हाँ, कब से इधर उधर भागी रहे हैं। आइए आइए, चलिए। डिफाइन मोशन, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद एग्जांपल्स। मोशन किसको बोलते हैं? अगर कोई चीज चल रही है
तो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करोगे। मान लो मैं रेफरेंस पॉइंट हूं और मेरे रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ साथ, जैसे तुम वहां पे बैठे हो, मान लो देखो कितना टाइम हो रहा है, अभी मैं यहां हूं, फिर यहां पर हूं, फिर यहां पर हूं, तुम्हारे रिस्पेक्ट में टाइम के साथ मैं अपनी पोजीशन बदल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि मैं मोशन में हूं तुम्हारे रिस्पेक्ट में। तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, ये डिफाइन मोशन तुम्हें करना है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, एक और relative to a reference, relative to a reference point, object is said to be in motion। ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में, एग्जांपल्स के तौर पर बताना है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड, या फिर आप ये बोल लो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल, कार ऑन ए प्लेन रोड विद नो ट्रैफिक। अगर कोई ट्रैफिक नहीं रहती है, तो अगर मान लो तुम 50 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा, 50 किलोमीटर 100 पे चलाएंगे, ऐसा मत करियो कभी। तो हर घंटे 50 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, हर घंटे 50 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल से बता दिया मैंने। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म में होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal intervals of time। एग्जाम्पल, कार इन ट्रैफिक। अरे ट्रैफिक में फंसे हो जी, तो कभी तेज चला रहे हो, कभी धीरे चला रहे हो, तो हर घंटे तुम नापोगे तो पता चला कभी 40 किलोमीटर चलाए, अगले घंटे 10 किलोमीटर चलाए, क्योंकि जाम था ना, ट्रैफिक जाम। याद सर जी, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिए सर, बहुत अच्छा। ओ चलो, स्टेट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताना है। सबसे पहले तो यह समझ में आना चाहिए, इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल। अगर ये आउटर कवरिंग है सेल का, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये आउटर कवरिंग है तो ये इंजरी से बचाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, अरे जी कोई चीज है उसको बाहर से ढक रहा है तो इंजरी से ना बताएगा जी, खचाक से मारोगे तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना आएगा जी। हाँ, तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी। हाँ जी, बहुत अच्छा। दूसरा, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ, इट अलाउज सेलेक्टिव सब्सटेंस to enter into the cell। सेलेक्टिव सब्सटेंस को जी, जैसे एग्जांपल O2, CO2, H2O, एक्सेट्रा। तो
इंजरी से बताता है, सेलेक्टिव सब्सटेंस को भैया क्या करता है, परमिट करता है, और तो और जी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, समझे। हाँ, कम्युनिकेशन, ये क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर दूसरे सेल से कोई सिग्नल्स आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, लेके उस पर रिस्पॉन्ड करता है, तो कम्युनिकेशन होता है दो सेल्स के बीच में। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, इट रिसीव्स सिग्नल्स एंड रिस्पॉन्ड फ्रॉम अदर सेल्स। दूसरे सेल से अगर कोई सिग्नल्स आते हैं तो पहले उसको रिसीव करता है और उसके बाद ओहो रिस्पॉन्ड करता है। चलिए बढ़िया आगे। ये इंतजार था, देखो बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है जी। मोशन का भी न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, मोशन का, ठीक है। हाँ खैर यहां पे आइए। A force of 10 Newton is applied on a body of mass 2 kg. Find the acceleration produced. बहुत सस्ता क्वेश्चन है। According to Newton second law, ऐसा जैसा कि हम जानते हैं, according to Newton's second law, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो नेट फोर्स होता है दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इंप्लाइज दैट कितना फोर्स लगाए हैं जी 10 न्यूटन, मास कितना है जी 2 इंटू एक्सेलरेशन, यहां से 10/2 हो गया इज इक्वल टू ई, कट गया आया 5, कट्टम गुट्टुम कर दिया तो ये आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ऐसे गोला मत घेर दीजिएगा, हम गोला घेरे हैं पर चला नहीं नहीं, हमको तो लब भैया बताए थे गोला घेर के आ गए, अब हमारे मास्टर दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया आंसर। आगे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंशिएट करना, उससे पहले बता दूं कि इसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख कर जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, बार बार बोल रहा हूं, दोनों का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, देख कर जाइएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, आइए कॉलम बना लेते हैं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, डिफरेंशिएट हमेशा कॉलम बना के करोगे तो मास्टर जी रहा गजब फुल नंबर देना चाहिए, बच्चा एकदम खतरनाक तरीके से लिखता है। पहले भैया, पहले प्लांट सेल में सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट, इसमें जो होता है सेल वॉल एब्सेंट। ऑल्सो सेंट्रिओल्स आर यूजुअली एब्सेंट, यूजुअली हमेशा नहीं, सेंट्रिओल्स आर यूजुअली एब्सेंट, यहां पे सेंट्रिओल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल्स लार्ज होते हैं और यहां पे क्या होते हैं, वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ओके एनर्जी फॉर्म, एनर्जी फॉर्म यहां पर स्टार्च के फॉर्म में होता है और यहां पे क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। एक और पॉइंट अगर तुम लिख लोगे तो ये लिख सकते हो यहां पर कि रेक्टेंगुलर इन शेप होता है ये जनरली प्लांट सेल, और यहां पे जो होता है वो राउंड शेप होता है
जनरली। ठीक है जी, राउंड एंड इरेगुलर शेप्ड आप यहां पे बोल सकते हो। बहुत बकायदा, बहुत सुंदर पॉइंट्स मैंने बताए हैं, बुलेट पॉइंट्स बताए हैं। बोलो सुन जरा सुन प्यार के धुन। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो स्टेटमेंट देख कर जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देख लिए होंगे। ठीक है भैया, ये आपका इंतजार था। आइए इसको देखिए, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म मोशन implies कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड बताता है। एज वी नो दैट, ऐसा कि हम जानते हैं, जैसे कि हम, या तो नहीं 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 जानते, अरे जानते हो जी, एज वी नो दैट लूप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, देयरफॉर ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, देयरफॉर कांस्टेंट स्पीड है ना। डिस्टेंस टाइम, तो अगर स्लोप देता है स्पीड तो कांस्टेंट स्लोप होना चाहिए। कांस्टेंट स्लोप मतलब कुछ ऐसा बना सकते हो। टाइम जीरो पे अगर डिस्टेंस जीरो का बढ़े तो आप यहां से ऐसे करके दिखा सकते हो। ठीक है भाई, चलो आप ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन, इस तरीके का तुम्हारे पास कुछ ग्राफ बन जाएगा। यहां पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट स्लोप। क्या है भैया? यहां पे कांस्टेंट स्लोप है। इतना बना दो 2 नंबर तुरंत फटाक से मिल जाएगा जी। हाँ ठीक है, यस चलो कहा गया जी? हाँ ये रहा। आइए, मोमेंटम क्या होता है और उसकी SI यूनिट बताइए। एक मैटर में, एक मूविंग सब्सटेंस में कितनी क्वांटिटी है मोशन की, वो बताता है मोमेंटम। तो डिफाइन कैसे करेंगे? क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, कितना मोशन है एक बॉडी में, इज कॉल्ड मोमेंटम। मैथमेटिकली लीनियर मोमेंटम ऐसे दिखाया जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। और अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो इसकी जो SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट क्या होती है भैया? kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई है? बोलोगे हाँ सर, बातें तो समझ में आ गई हैं, बेहतरीन तरीके से आ गए हैं, बिल्कुल मजा आ गया। चलो भैया आगे बढ़े। ओहो आगे बढ़ते हैं, चलो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज क्या होते हैं? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज बताना है। टिश्यूज होते क्या है? टिश्यूज, टिश्यू और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड फंक्शन। ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं ताकि एक फंक्शन को वो परफॉर्म कर सके। एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है भैया? मेरिस्मेटिक टिश्यू।
आइए, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसमें। तो अगर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है, तो ग्रोथ में हेल्प करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, इसके मैं टाइप्स की बात करूं तो पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में भी, यहां पे भी बता देता हूं। सबसे पहला होता है भैया एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी, और उसके बाद क्या होता है भैया लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है भैया। ओ एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, जल्दी बताइए। एपिकल मेरिस्टेम का क्या करता है, अरे लेंथनिंग ऑफ प्लांट में हेल्प्स इन लेंथनिंग। इंटरकैलरी क्या करता है, लेंथनिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, जैसे लीव्स हो गए, हेल्प्स इन लेंथनिंग ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स बोल सकते हो। और इसका बता दो भैया लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, इंक्रीज इन गर्थ, थिकनेस बढ़ाता है, कितना मोटा बनेगा प्लांट। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि ये तीनों कहां कहां पाया जाता है, अगर तुम उसको भी लिख देते हो तो और अच्छा है। एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स, और ये एट द बेस ऑफ लिप्स, और ये एट द साइड्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स में पाया जाता है। लिख लेना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, इसलिए उस चीज को मैंने स्केप कर दिया, लेकिन वो लिख दोगे तो मजे की बात हो जाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, तो एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा क्या होता है भैया परमानेंट टिश्यू। यहां पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते। अब परमानेंट टिश्यू में क्या होता है भैया, यहां पे भी दो टाइप के टिश्यूज हैं। एक होता है भैया पहला पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और यहां पे क्या होता है भैया जाइलम एंड फ्लोम। ये क्या करता है, इसका तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट में। और ये क्या करता है जी, जल्दी बताइए, ये करता है भैया फूड ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट और ये फूड ट्रांसपोर्ट, परमानेंट टिश्यूज में तुम्हारे पास ये आ गया। अब सुनिए, इसका नहीं लिखेंगे क्या, ये आप खुद से याद कीजिए, होमवर्क दे रहा हूं। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा का तुम्हें खुद से डेफिनेशन लिखना है, और हेल्प क्या करता है वो तुमको लिखना है। इतना लिख दोगे तो तुमको 3-4 नंबर मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। साथ साथ मेरिस्मेटिक टिश्यू का डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, डायग्राम के साथ दिखाना है, लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहां गया लास्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये रहा, ये है लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल तुमको एक्सप्लेन करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम गिव्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए, पहले स्टेटमेंट लिखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम gives
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। एग्जाम्पल, एफ नेट इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये मैथमेटिकली इसको ऐसे बोला जाता है। एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ साथ, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या हुआ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम तो अगर तुम टाइम के साथ डिवाइड कर दोगे ना तो ये भी तुम्हें फोर्स देगा। चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इज इक्वल टू नेट फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो, बहुत ध्यान से समझना, मैंने तुमसे क्या बोला कि ये एक वॉल है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। मान लो एक बॉल है, बॉल आती है और इससे टकराती है, ठीक है। ठीक, ये बॉल है 2 kg का, आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, टकराया और वापस गया 2 मीटर पर सेकंड। कितना देर यहां पे कांटेक्ट में रहा है, t इज इक्वल टू मान लेते हैं 4 सेकंड। तो तुम बताओ इस बॉल पे नेट फोर्स कितना लगा। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालिए। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पे मोमेंटम कितना था, इसको p इनिशियल बोल रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी 2 2 4 kg मीटर पर सेकंड। जब ये टकरा के वापस चली गई तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन है, तो यहां पे क्या बोलूंगा, फाइनल मोमेंटम, F से फाइनल। मास तो 2 ही kg है और ये 2, तो 2 इंटू 2, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस, तो क्या बोलूंगा, -4 kg पर मीटर। देयरफॉर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल -4 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था, बस 4 था, बिल्कुल हाँ। तो मैं बोलूंगा ये हो गया, ये हो गया -8 मीटर पर सेकंड, अरे मीटर नहीं, -8 kg मीटर पर सेकंड। अगर चेंज इन मोमेंटम को तुमने टाइम से डिवाइड कर दिया, टाइम कितना 4 सेकंड, तो तुम्हें नेट फोर्स मिल जाएगा। देयरफॉर नेट फोर्स इज इक्वल टू -8 बटा कितना 4, ये कितना आया -2 न्यूटन। आंसर हो गया एक्सप्लेन। न्यूटन का सेकंड लॉ हो चाहे फर्स्ट लॉ हो चाहे थर्ड लॉ हो, दोनों अच्छे से पढ़ के जाइएगा। स्टेटमेंट आएगा लिखने के लिए, स्टेटमेंट आएगा लिखने के लिए। तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करता हूं। पहला जो लेक्चर था मैं उम्मीद करता हूं कि उसको आपने देख लिया होगा। पहला लेक्चर देखने के बाद ही दूसरे लेक्चर पे आइएगा, तब और मजा आएगा झम करके, ठीक है। हाँ, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सेशन को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी क्या है खुद के लेवल पे, कि हम अपने आप को किसी और से कमजोर समझते हैं। हमें लगता है कि किसी के घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, हमारे घर में नहीं है। सबसे पहले इस सोच से खुद को मुक्त करो, अबे दुनिया में कोई खुश नहीं है, मैं भी नहीं हूं और ना आप कभी हो सकते हो। तो खुश रहा कैसे जाता है, अपने मेंटल लेवल पर। खुद की खुशी यहां पे ढूंढो, अपने खुद के चीजों में ढूंढो। व्हाट यू हैव, लुक फॉर इट, और वहां से पीस फाइंड करो। वहां से ही सिर्फ खुश रह सकते हो। किसी की जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर कोई लड़ रहा है उस एक सीट के लिए।
लड़ रहा है एक अच्छी पढ़ाई के लिए और वो करके दिखा रहा है। तो कोई कितना सक्सेसफुल बनेगा, ये मत सोचना कि भैया किसी घर में ज्यादा कुछ है तो भैया वो सक्सेसफुल बन गया। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जहां पे सारी सुख और सुविधाएं हैं, लेकिन उनका बच्चा बिगड़ा हुआ है। एक बच्चा समोसा बेच रहा है तब भी वो पढ़ाई कर रहा है और वो बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है। तो इस डिलेमा से बिल्कुल निकल जाओ कि सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा होंगी तभी आप कर पाओगे। जो है तुम्हारे पास, एप्रिशिएट, स्टार्ट लविंग इट। जो है तुम्हारे पास, वर्क विथ दैट। जंग सिर्फ तलवार से ही नहीं जीती जाती, मनोबल से भी जीती जाती है। मन का तुम्हारा बल बहुत स्ट्रांग होगा, तुझे कोई नहीं हरा सकता। इसकी औकात है बे तेरे को हरा दे, अगर तू खुद को स्ट्रांग रखता है तो। है ही नहीं किसी की औकात। तुम खुद में अल्टीमेट हो, तुम खुद में बहुत पावरफुल हो। फील दैट विद इन, सब मैजिक विल हैपन। कुछ होगा, कमाल का होगा, तुम खुद नहीं संभाल पाओगे। स्टार्ट लिविंग, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। मैं रोड पे बच्चों को देखते रहता हूं, घूमते रहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। क्लास 7-8 के बच्चे, 9-10 के बच्चे, 11-12 के बच्चे, ये प्राइम टाइम होता है बच्चों का। नहीं नहीं सर वो तो बहुत खुश रहते होंगे। अरे कोई खुश नहीं है भैया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। सिर्फ घूमने से जिंदगी बेहतर नहीं होती, सिर्फ पढ़ने से भी जिंदगी बेहतर नहीं होती। विद टाइम व्हेन यू विल ग्रो, जब आप बड़े होगे तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ का बैलेंस रखना होता है। टाइम से खेलना, टाइम से खाना, टाइम से घूमना, टाइम से पढ़ाई करना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडे, अगर एग्जाम आ रहा है तो पढ़ाई करो, गोल्स हैं तो पढ़ाई करो। इतनी अजीब बात है ना कि सपने कितने लोग देख लेते हैं, देखते रहते हैं, बट करते कुछ भी नहीं, और नहीं मिलता तो लाइफ को सबसे ज्यादा ब्लेम करने वाले लोग वही होते हैं। आज मेहनत नहीं कर रहे हो तो कभी खुद से गला शिकवा मत रखना। आज तुम मेहनत अगर नहीं कर रहे हो तो खुद से कभी गल शिकवा मत रखना कि 40 साल पे किसी के पास मर्सिडीज है, अपना घर है, या फिर उसकी जिंदगी कितनी बेहतर है। आप हकदार उसके नहीं रहोगे, क्योंकि वक्त रहते हुए आपने मेहनत नहीं की, और यही सच्चाई है। और इस सच्चाई को तुम ठुकरा नहीं सकते। दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ कि आपने मेहनत नहीं की, आप नहीं कर रहे हो तो करो। अगर एक लंबी जिंदगी बहुत लग्जरियस चाहते हो तो आज ही वो वक्त है, सिर्फ आज ही वो वक्त है जिसको जीतना होगा। यकीन मानो, सिर्फ मैं काफी हूं और आप काफी हो, कोई तीसरा इसमें अगर इंवॉल्व हो भी गया उसकी नहीं है जरूरत। सिर्फ मैं काफी और तुम काफी, मिलके भैया झंडा गाड़ सकते हैं तुम्हारी जिंदगी का। मैं तो बन गया बे जो बनना था मुझे, अच्छे पैसे कमा रहा हूं, कार है, घर है, मुझे क्या चाहिए। मुझे यहां तसल्ली तब होगी जब तुम शिखर तक पहुंचोगे। इस बात को ध्यान रखना कि मैं टीचर बना हूं पैशन की वजह से, पैसे की वजह से नहीं। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, तो एज अ टीचर मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी, माइंड इट, जब तुम शिखर तक पहुंचोगे, जब आपके गोल्स पूरे होंगे और आप बोलोगे कि सर हम कर गए। स्क्रीन के पीछे हो तब भी एक मैसेज तो एटलीस्ट कर रहे होगे ना कि सर हम कर गए। बस उस एक मैसेज के लिए मैं तड़पता हूं, सिर्फ उस मैसेज के लिए मैं तड़पता हूं, और मुझे लगता है उस मैसेज को मैं पढ़ूंगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, मुझे शांति मिलती है उससे। आई एम वर्किंग फॉर दैट। फिर से बोलूंगा,
पैशन के लिए नहीं, पैशन नहीं सॉरी, फिर से बोलूंगा, पैसों के लिए नहीं, पैशन के लिए टीचर बना हूं। पढ़ाना अच्छा लगता है, सिर्फ इसलिए काम करता हूं क्योंकि आपकी जिंदगी बेहतर बने। आप स्क्रीन से पीछे हो तब भी सिर्फ उस एक मैसेज के लिए काम करता हूं कि बच्चा मेरा मैसेज कर दे, सर मैं इतना परसेंटेज ले आया, मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, मुझे मेहनत करने आ गया। वो शांति देती है मुझे यहां पर और यहां पर भी। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं दुनिया में। जब बड़े हो गए तो समझ में आएगा, आई एम वर्किंग फॉर दैट ओनली, कि आप सक्सेसफुल बन जाओ। दिल से पढ़ाता हूं, मेहनत करके पढ़ाता हूं, और जब तक पढ़ाऊंगा तब तक पूरा बेस्ट दूंगा अपना। बट आई रिक्वेस्ट कि आप अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर दो, आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बच्चे हैं जिनके पास ये सेशन ना पहुंच पाता हो, उनको जरूर शेयर करें। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, हमारा व्हाट्सएप चैनल है MP बोर्ड वाला, वहां पे ज्वाइन हो जाए। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। लाइक करना सेशन को ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।